मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती है सभी का नोटबुक आई में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप डेली पढ़ रहे होंगे, अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। देखिए एग्जाम सारे बहुत पास आते जा रहे हैं। आर के एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बस आप रिवीजन करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन का ही टाइम है, नया कुछ भी मत पढ़िएगा। और करंट अफेयर्स अगर आपने पीछे कवर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना, आप नया पढ़ के जाने को उसमें पुराना भूल जाते हो। तो आप बिल्कुल नया नया मत पढ़िएगा, बिल्कुल जो भी पुराना है अच्छे से रिवीजन करिएगा और डेली अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये पेपर आपका अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको क्या यूपीपीसीएस के लिए लग जाना है, और भी आने वाले बहुत सारे यूपीएससी भी आने वाले उसके लिए लगना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले। तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, और कुछ आर्टिकल जो हमारे द हिंदू में है, जनसत्ता में है, या टाइम्स ऑफ इंडिया में है, बहुत सारे अलग अलग न्यूज पेपर से जो भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चन। हम उन सबको यहाँ पे कवर करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैंने आज कुछ चीज़ें नई ऐड की हैं, जैसे आर का एग्जाम होने वाला है, तो बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं, पक्षी अभ्यारण्य कौन से, और भी चीज़ें ऐसे सर्च कर रहे होंगे। तो मैं स्टार्टिंग 10 मिनट में आपको वो पढ़ा दूंगी, ताकि अगर उससे क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे उनसे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने उसको वहाँ पे रखा है। 10 मिनट हम जल्दी जल्दी फैक्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने आज के आर्टिकल्स पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। देखिए आपने अगर पेट का एग्जाम दिया तो पेट का पहले लेवल क्या होता था, वन डे बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन पूछता था कि ये पूछा, ये कहाँ पर है, और आपको बताना होता था। लेकिन अभी आप अगर पैटर्न देखेंगे ना पेट का, भी तो ऐसा लग रहा था भाई यूपीएससी है, यूपीपीसी से क्या है, कैसा पूछा गया, क्योंकि पैटर्न एकदम बदल दिया उन्होंने, बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा अपने आप को आगे थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना है कि अगर क्वेश्चन वन लाइनर की जगह थोड़ा फैक्चुअल पूछता है तो हमारे पास नॉलेज हो। तो अगर बाई चांस आपसे वन्य जो अभ्यारण्य हो गया, उद्यान हो गया, उनके बारे में पूछता है, पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछता है, तो आपको पता हो कि कौन सा कहाँ पे है, लेकिन ये होते क्या हैं, इनमें कैसे कैसे चीज़ें कवर करनी होती हैं, ये सब भी हमें जाना जरूरी हो जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, ताकि हमें पता हो कि ये जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इनका मतलब क्या है, हम इनका कंजर्वेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो है उत्तर प्रदेश में खोला गया था। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था, तो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। ये क्या है, यूपी में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। तो जो भी वन्य जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका संरक्षण भी करता है और उनका विस्तार भी करता है। कि मतलब जैसे कहीं पे कोई छोटा सा जगह, मान लीजिए यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे उन्होंने 10 चिड़िया हैं, उनके संरक्षण कर रहे हैं, उनको अच्छे से देख रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि इनका संरक्षण भी हो सके, मतलब इनकी जनसंख्या है वो कम ना हो, इनको भी हम सेफ रखें और इनकी संख्या को हम 10 से बढ़ाकर 100 करें। तो संरक्षण भी करते हैं और उनका विस्तार भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम क्या है, प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परीक्षण संगठन के नियंत्रण में आता है। तो अगर प्रदेश का वन आपसे पूछा जाए कि यूपी में जो ऑल ओवर हमारा मतलब एरिया है, उसका कितना भाग वन क्षेत्र का लगभग कितना भाग हम परिरक्षण संगठन को देते हैं, तो लगभग 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान जो उत्तराखंड है, में देहरादून में मोती चूर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम क्या है, राजाजी नेशनल पार्क है। तो अगर बात की जाए कि यूपी में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था, तो मोती चूर था उसका नाम पहले। जब यूपी और उत्तराखंड दोनों साथ में थे, उसके बाद क्या हुआ, दोनों का विभाजन हो गया, उत्तराखंड अलग है हमारा और यूपी अलग है, तो वो उत्तराखंड के पोर्शन में चला गया है और उसका नाम क्या रखा गया है, राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। और सन किस सन की बात हो रही, 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या, वर्तमान में प्रदेश सरकार जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है, स्थापित वन्य जीव केंद्र हैं की संख्या कितनी है, टोटल 24। तो आपसे अगर पूछे यूपी में कितने वन्य जीव केंद्र है, तो 24 वन्य जीव केंद्र हमारे पास है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए जो हमारी संस्था कार्य करती है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है। कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं क्या, 1936 में उत्तराखंड में स्थापित जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट कहा जाता है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगर बात करें तो कि जो हेली राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछ सकता है ना कि हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले स्थापित है, उसका नाम क्या है, अब तो नाम क्या है, जिम कॉर्बेट है। और 1936 में
इसकी स्थापना की गई थी और ये क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान था देश का हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बोला है। कोई राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, उसे कुछ नियम के अंतर्गत इसे चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है, जानवरों को रखते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसके तहत उनको चलाया जाता है। ये पूर्ण सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या उसमें कोई निजी भागीदारी हो सकती है, क्या कोई निजी व्यक्ति उसमें इंक्लूड हो सकता है, तो नहीं, ये पूर्णतः सरकारी होते हैं, पूर्णतः गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उन्हीं के तहत काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती, कानून सख्त होते हैं। अगर आपसे पूछे जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं क्या उसमें पर्यटक जा सकते हैं, तो नहीं, इसमें पर्यटक नहीं जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको पर्यटन की सुविधा नहीं होती है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रीय उद्यान में एक ही जीव जंतु को रखा जाता है, कि स्पेसिफिक कोई स्पीसीज रखी जाती है, तो नहीं, इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं को रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। देखिए प्रतिबंधित होंगी ही, जब आप वहाँ पर भ्रमण नहीं करने दे रहे हो किसी को, वहाँ पे कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है, पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं, इसका मतलब क्या है, मानव गतिविधियां वहाँ पर पूर्णतः वर्जित है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान सुनिए जाइएगा, जो भी बताते जा रही हूँ। लग सकता है नाम पढ़ने में कि यार सारे एक जैसे तो लग रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव उद्यान एक जैसे, लेकिन सब क्या अलग अलग हैं, डेफिनेशंस अलग हैं, इनकी क्राइटेरियाज अलग हैं, इनमें जो हस्तक्षेप प्राइवेट है, गवर्नमेंटल है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, हमारा क्या वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना। इसमें वन संपदा भी आ जाती है। नेक्स्ट क्या, सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन है। देखिए हमने जो पिछला पढ़ा उसमें क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट संरक्षण करती है, लेकिन इसमें क्या है, अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें सरकार भी होती है और कोई अन्य संस्था भी इसमें शामिल हो सकती है। इसमें क्या है, पशु हो गया, वन हो गए, पशु विहार हो गया, पक्षी विहार होता है, हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, इसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया था। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य अगर है तो इसमें एक जानवर भी हो सकता है और इसमें किसी स्पेसिफिक मतलब एक कोई स्पेसिफिक स्पीसीज भी हो सकती है इसमें, और इसमें बहुत सारे जानवर पशु पक्षी भी हो सकते हैं। इसमें मानव गतिविधियां अनुमत हैं, मतलब इसमें आप अनुमति इनको मतलब मनुष्यों को अनुमति दी गई, आप घूम सकते हो, वहाँ पे टूर कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ें। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन इसी से पूछता है कि मानव गतिविधियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पक्षी विहार है। पक्षी विहार से रिलेटेड देखते हैं। देखिए हम पहले का डेफिनेशन कवर करें, सबकी जो डेफिनेशन होती है कि क्या क्या कैसी चीज़ें होती है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे, फैक्चुअल डाटा पे जाएंगे कि पक्षी विहार कहाँ पे हैं, कितने हैं, लोकेशन क्या है, उन पे कौन कौन से पक्षियों को रखा गया है या पशुओं को रखा गया है। ठीक है, पक्षी विहार देखिए तो क्या ऐसा प्राकृतिक स्थल होता है जो पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल होता है, उसे संरक्षित किया गया हो, अर्थात पूरी तरह से पक्षियों के संरक्षण उद्यान होता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से सिर्फ पक्षी होते हैं, यहाँ पर सिर्फ पक्षी होते हैं और उनको ही रखा जाता है, वही सारी चीज़ें देख रेख करते हैं, मतलब उन्हीं की देख रेख की जाती है, उन्हीं का संरक्षण किया जाता है, सिर्फ पक्षी होंगे, वहाँ पे जीव जंतु वगैरह नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हमारे इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो है, स्टेट नेशनल पार्क जो हमारे हैं, पहला हमारा कौन सा है, यूपी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, इसका लोकेशन पूछता है, कौन से पक्षी पक्षी पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये मतलब कब बनाया गया, सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं क्या है, ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है ये। क्षेत्रफल की बात करें तो 490 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। जिला कहाँ पे मिलेगा, नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लखीमपुर खीरी पीलीभीत जनपद में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपद में मिल जाएगा आपको। ये स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी, दुधवा पशु विहार के रूप में हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब हुआ, 1977 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था यहाँ पे 1987 में, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, विस्तार जो कहें कैसे इसको बढ़ाया गया है, तो किशनपुर वन्य जीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से किसके नाम से जानते हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, कहाँ पे, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भालू होता है, हाथी मिलता है, सांबर होता है, चीतल मिलता है, एक सींग वाला गैंडा मिलता है, मगर तथा अन्य दुर्लभ जंतु जैसे डिस्पिड हेयर, सेखन, हुआलिसी,
और चरस आदि आदि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप इनको जानवरों को नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकेशन याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी इसको याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमें क्या याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, वो क्या है, बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1973 में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कब लॉन्च किया, इसको कब स्टार्ट किया है, 1987 में, ठीक है। आप याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार जो है, वन्य जीव विहार के बारे में देखते हैं हम। तो क्या है, राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1956 में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो है की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा है कि स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी, ठीक है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। संगठन द्वारा स्थापित प्रमुख वन्य जीव विहार जो निम्नलिखित हैं, उनकी हम एक बार सूची लिख लेते हैं कौन कौन सा है। एक है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस स्टेट में है, तो यूपी में है। डिस्ट्रिक्ट की देख लेते हैं हम, ये प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार, जैसे हमारा वो पहला था, ये हमारा पहला है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें 76 वर्ग किलोमीटर है एरिया इसका। डिस्ट्रिक्ट कौन है, चंदौली में मिलता है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा चंदौली चंद्रप्रभा, अगर आपको टिक लगानी हो कैसे याद रखना है, तो चंदौली हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, ऐसे याद रखिएगा। स्थापना कब हुई इसकी, 1957 में से स्थापना हुई है, ठीक है। अगर बात करें आपसे पशु पक्षी कौन से पाए थे, चिंकारा मिलता है यहाँ पे, सांभर मिलता है, तेंदुआ मिलता है, भालू और नीलगाय यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और हमारा है किशनपुर वन्य जीव विहार, हमारा है क्या है, क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर, जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी हमारा पहले वाला भी था। स्थापना कब हुई, 1972 में स्थापना हुई है इसकी, ठीक है। वो हमारा 1957 बन चुका है पहले, उसके बाद इसकी स्थापना हुई है। संबंधित पशु कौन से, यहाँ पे शेर मिल जाएंगे आपको, बारहसिंघा मिल जाएंगे, चीतल, चीता, हाथी, दुर्लभ प्रजाति के शेखन, हुआलिस और चरस आदि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी आपको लोकेशन याद रखनी है कि लोकेशन कहाँ पर है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है और उनकी स्थापना कब हुई थी। ये आपका एक तरह का सीक्वेंस बनाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। पानी पी लो, क्या हुआ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये है जो अभी बहुत चर्चा में बना हुआ ऑलरेडी, उसके बारे में आपको पढ़ा होगा आपने बहुत जगह। क्या, 40 किल्ड इन यूएस एयर स्ट्राइक इन इराक, सीरिया। क्या किया, देखिए इतना मना करने के बावजूद भी, कि आप हुती विद्रोहियों पर आक्रमण मत करिएगा, वहाँ पे जो चीज़ें हैं कंडीशन वगैरह संभाल ली जाएंगी, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, यूएस ने फिर से आक्रमण कर दिया है। तो क्या लिखा है, 40 किल, 40 लोगों की हत्या, मतलब ऑलरेडी लोग मर रहे हैं वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ये और भी चीज़ें मतलब अग्रेसिव कर रहे हैं। यूएस का इतना इन्वॉल्वमेंट होता इसलिए है, जब भी कोई दो देश आपस में लड़ते हैं ना, कोई भी चीज़ डिस्प्यूट होती है ना, तो यूएस आकर वहाँ पे दखल अंदाज करता है। क्यों, क्योंकि उसको अपना मार्केट क्रिएट करना होता है। इंपॉर्टेंट मेन जो इसका मुद्दा होता है या मेन मकसद होता है कि वहाँ पर जाओ, लोगों को सप्लाई बढ़ाओ, अपने वेपन्स वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, और क्या हो उसकी मार्केटिंग होगी, ऐसी चीज़ें प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें हमेशा करता रहता है। इसके बारे में अगर देखिए एक तरीके से, देखिए लोकेशन के हिसाब से देखते हैं इसको हम। देखिए ये है हमारा यूएस, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे ईरान है और चाइना है, और ये रसिया हो गया। तो अभी जब यहाँ पे जब युद्ध हो रहा है या यहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो क्या कर रहा है, यूएस अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है यूक्रेन में, रसिया अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है यहाँ, मतलब अपने युद्ध के जो सामान वगैरह हैं, अपने हथियार हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें यूक्रेन भी शामिल है और यूएस भी शामिल है। तो क्या हो रहा है, ये इसको हरा दे रहा है, ठीक है। रसिया जो है यूक्रेन से हार रहा है, तो लोगों को मैसेज जो है, अलग कंट्रीज को मैसेज ये जा रहा है कि जब रसिया इतने छोटे से देश के साथ अपने ही वेपन से नहीं जीत पा रहा है, तो इससे हम जो हथियार वगैरह क्यों खरीदें। तो इसका मार्केट खराब करने के लिए भी इसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह देखा जाता है। और अगर बात करें ना, जितना अग्रेसिवली यूएस किसी भी मामले में
घुस जाता है मार्केट क्रिएट करने के लिए। चाइना भी यही कर रहा है, चाइना भी यही करता है, लेकिन इतना अग्रेसिवली नहीं कर रहा है जितना यूएस देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से क्या कर रहा है यूएस, जहाँ पे भी लड़ाई होती, जहाँ अफगानिस्तान देखिए, ईरान हो गया, इराक हो गया, अभी जो चल रहा है मामला यूक्रेन का, वहाँ पर देखिए तो क्या होता है, अपनी सप्लाई, अपने वेपन्स वगैरह की मार्केटिंग करने के लिए कि हमारे पास ऐसे वेपन्स जो आपको रसिया से नहीं मिलेंगे, चाइना से नहीं मिलेंगे, अलग कंट्रीज से नहीं मिल पाएंगे, अपनी मार्केटिंग करने के लिए फिर क्या होता है अलग अलग जो कंट्रीज़ वगैरह हैं वो खरीदती हैं वहाँ से, और आपको पता है कितने महंगे होते हैं। अगर कोई भी एक डील या 2 डील साइन करते हो अब तो लाखों करोड़ों डॉलर्स का वो एक तरीके से ट्रेड होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर ही हमेशा जो यूएस है वो किसी भी मामले में इन्वॉल्व होता है। तो हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी, देखिए जो आर्टिकल है ना ये बस आपके नॉलेज के लिए ही है कि आपको नॉलेज हो कि ये चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही है। आपको अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर सको कि हम मतलब अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो यूएस जो है कभी किसी मामले में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसका मोटो क्या होता है, या कोई और कंट्री अगर इन्वॉल्व होती है उसका मोटो क्या होता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं लोकेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो लोकेशन से पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे इरबिल है, एक मिनट दिखा देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जैसे लेबनान हो गया, ये इसराइल हो गया, ये बैरूत हो गया, दमस्कस हो गया, ये जॉर्डन हो गया। तो आपसे एक तो नॉर्थ और साउथ उनको इनका सेटल करने के लिए पूछ सकता है कि इनको नॉर्थ तो साउथ एक बार क्रम पे रखिए, इनका एक बार नॉर्थ तो साउथ रखिए, या फिर हो सकता है कि आपसे पूछे कि ऐसे रखिए। तो आप इसको एक बार लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सऊदी अरबिया हो गया, ये हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, टर्की ये हो गया। तो ये जो मैप है ना ये भी बहुत चर्चा में बना हुआ, तो आप एक बार इसको देखिएगा दो चार बार। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे है, सीक्वेंस क्या है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है लद्दाख से रिलेटेड। जैसे हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में दो हमने डिवाइड कर दिए स्टेट, और दोनों को क्या किया यूटी का दर्जा दे दिया। यूटी का दर्जा मतलब ऐसा देते नहीं है, लेकिन क्या किया दोनों को यूटी का दर्जा दे दिया। अब ये मुद्दा ये उठाए कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, जम्मू कश्मीर को ना स्टेट का दर्जा देने वाली है। तो लद्दाख में जो लोग हैं वो शेड्यूल 6 का हवाला देकर कह रहे हैं कि हमें भी आप स्टेट का दर्जा दीजिए। अब आपको लगेगा कि भाई मतलब अगर आप यूटी बने हुए हो तो यूटी बने रहिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश अगर आप हैं तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर आपको राज्य का दर्जा मिलता है तो आपकी अपनी पुलिस प्रशासन होती है, आपका सारे अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो राजस्व का हो, चाहे वो आपका वित्त का हो, या फिर आपका कोई भी अगर डिपार्टमेंट है ना, तो अगर कोई स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, अगर यूटी नहीं है तो उसके अपने बहुत सारे अधिकार होते हैं। अगर आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली में कोई भी डिसीजन लेना होता है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको केंद्र सरकार से या राज्यपाल जी से अपना एक एग्रीमेंट या मतलब उनको एग्री करना पड़ता है चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा फाउंडेशन होती हैं अगर आप एक यूटी स्टेट हो तो। इसलिए क्या है, लद्दाख कह रहा है कि अगर आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे रहे हो तो शेड्यूल 6 के तहत हमें भी वो दर्जा प्रदान करिए। तो क्या है, लद्दाख protesters seeks स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स। तो क्या लद्दाख में जो मेल एंड फीमेल वगैरह हैं वो सारे सड़क पर उतर आए हैं इतनी ठंड में, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप एक स्टेट का दर्जा दीजिए, जैसे क्या है आप जम्मू कश्मीर को दे। लेकिन हो क्या रहा है, जो लद्दाख है वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए भी गवर्नमेंट थोड़ा बच रही है उसको चीज़ें देने के लिए, ऐसी चीज़ें देने के लिए। तो आप अगर चाहें तो ये चीज़ एक बार देख सकते हो। साफ तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी देखो, ये पाकिस्तान का एरिया है सारा, ये पाकिस्तान का एरिया है जो है पीओके, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी यहाँ पे चीन के साथ है। ये लद्दाख हमारा हो गया, ये लद्दाख है। ये नुब्रा वैली है जो अपने आप में चर्चा में बनी रहती है। ये कारगिल है। ये मैंने इसलिए लगाया है कि इतना चर्चा में बना हुआ है न्यूज़ में, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसी है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि अगर हम पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, इन सब का कंपैरिजन करें तो हमारा जो बाउंड्री शेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के साथ है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन चारों का एक सीक्वेंस सेट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री किसका शेयर होती है, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इन हिस्टोरिक शिफ्ट नॉर्दर्न आयरलैंड अपॉइंट्स आयरिश नेशनलिस्ट मिकेल ओनिल एज फर्स्ट मिनिस्टर। तो क्या है, आयरिश महिला है, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ मिनिस्टर। उनका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, मिकेल ओनिल है, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। मतलब एक तो महिला है, ऊपर से वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करती हैं,
जो दूसरे मूल की महिला हैं और उनको वहाँ पे क्या फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लोकेशन। आपसे ग्रुप के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको देखते हैं हम एक बार। देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, आपसे अगर पूछे कि यूके जो हमारा है, यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो यूके में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी। ये जो हमारा रेड वाला सर्कल देख रहे हो पूरा यूके का है। इसमें स्कॉटलैंड आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वेल्स आ जाएगा, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाएगा। ये अगर हम यूके की बात करें तो इसमें यूके में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, अगर ग्रेट ब्रिटेन आपसे पूछे कि ग्रेट ब्रिटेन में, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, स्कॉटलैंड हो जाएगा, ये इंग्लैंड हो जाएगा, और वेल्स हो जाएगा। 3 कंट्रीज किस में आएंगी, 3 कंट्रीज आएंगी आपकी ग्रेट ब्रिटेन में। अगर बात करें ब्रिटिश आइसलैंड की, ब्रिटिश आइसलैंड में कौन सी आएंगी, तो ये सारी कंट्रीज आएंगी, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं ये सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा एक बार, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है। अगर बात करें और, तो इनकी लोकेशन पूछ सकता है। नॉर्वे कहाँ पे है, ये नॉर्थ टू साउथ अगर इनकी बात करें तो पहले स्कॉटलैंड पड़ेगा, फिर एडिनबर्ग पड़ेगा, फिर इंग्लैंड पड़ेगा, फिर क्या है, लंदन है यहाँ पे नीचे, फिर फ्रांस पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो क्या, बेलफास्ट है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वेल्स है, और कार्डिफ, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड यहाँ पर है। आप इनकी लोकेशन याद रखिएगा। बस याद रखिएगा यहाँ पे कि आयरलैंड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और हमारा क्या है, ब्रिटिश आइसलैंड में कौन सी कंट्रीज आती हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, अभी बाल एवं महिला मंत्रालय जो तरह हमारा है, जो बाल संरक्षण उपायों के लिए बहुत सारे काम करता है हमारा। तो क्या है, उन्होंने क्या, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। जो बच्चे खो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, कैसे वो जीवन यापन करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको भी ट्रैक करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो बच्चे खो गए हैं उनको ढूंढें और उनके पेरेंट्स से मिलवाएं। तो इसके लिए अलग अलग पोर्टल्स वगैरह स्टार्ट किए गए, उनके बारे में हमें देखना है। तो क्या नाम है आर्टिकल का, बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किया घर पोर्टल अनावरण। तो अगर आपसे पूछता है कि घर पोर्टल का अनावरण किसने किया है, तो हमारा किसने किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है, ठीक है। ये स्टार्ट किया है पोर्टल। दो पोर्टल से स्टार्ट किए हैं। तो हमारा पहला का ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल है। तो 2 पोर्टल्स हमारे हैं, एक हमारा होगा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया घर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल। मतलब क्या है, घर जाइए और अपनी फैमिली से मिलिए। इसका देखिए हमारा क्या है, ये पोर्टल है जो लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखते हैं, बहाली और प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को बढ़ाने और कुछ किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में कमजोर नाबालिगों कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चे जो खो गए हैं उनकी निगरानी करते हैं, जो बच्चे मिल जाते हैं उनको उनकी फैमिली से मिलवाते हैं, जो बच्चे नाबालिग हैं, किशोर हैं, उनके क्या कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कैसे कैसे चीज़ें होंगी, मतलब इनका सीक्वेंस क्या होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इनका देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक मुख्य प्रमुख पहल है, जो देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगा। जो बच्चे लापता हैं और पाए गए हैं, देखिए कोई बच्चा खो गया है, उसको ढूंढेंगे, जो मिला है उसको मम्मी पापा तक पहुंचाएंगे, ये 2 काम करेंगे, ठीक है। फिर गृह मंत्रालय जो है CCTNS जो हमारा है, अपराध और आपराधिक रैंकिंग और नेटवर्क सिस्टम जो हमारा है, और विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसे हित धारकों के सहयोग से विकसित है। ये मंच क्या है, अधिकारियों और नागरिकों लापता बच्चों को ठिकाने के प्रभावी, मतलब जहाँ पे बच्चे नागरिकों को मिल रहे हैं, जो बच्चे लापता हो गए हैं, उन सब की जानकारी बहुत सारे मंत्रालय आपस में मिल करके ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है चाइल्ड ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करना है। मतलब जो बच्चे खो गए हैं उनकी ट्रैकिंग कैसे कैसे की जाएगी, उनको कैसे ढूंढा जाएगा, ढूंढने के बाद उनको अपनी फैमिली से कैसे मिलाना है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, RBI ने हाल ही में क्या किया है, जो 2000 नोट्स वगैरह हैं उनको छापना बंद कर दिया है। इसके बारे में है कि उन्होंने ये जो प्रोसेस है कब से शुरू किया था, और अगर हम बात करें अभी इकोनॉमी जो हमारा है, अर्थव्यवस्था में कितने % नोट 2000 के अवेलेबल हैं, उनकी टोटल काउंट ऑफ रुपीज़ क्या है, ठीक है, देखते हैं इसको। तो हमारा इसका टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारे RBI की घोषणा जो है 2000 रुपये के 97.50 नोटों की प्रचलन से सफलतापूर्वक हुआ था। मतलब 98% जो 2000 के नोट हैं वो क्या करे, गवर्नमेंट वापस ले रही है।
मतलब यही करते रहते हैं, गवर्नमेंट पैसा छापेगी वापस करेगी तो क्या है उनको वापस ले लेगी। बात क्या है, हालिया अपडेट में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के 97.5 नोटों के प्रचलन को सफलतापूर्वक वापस लेने की घोषणा की है अभी, ठीक है, अभी लिया नहीं है। तो जो फिर क्या बोला, आरबीआई ने 1 फरवरी को खुलासा किया है कि 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के 97.50 नोटों को सफलतापूर्वक बैंकिंग प्रणाली में पुनः एकीकृत कर दिया गया है। यह विकास स्वच्छ नोट नीति के हिस्से के रूप में उच्च मूल्य वर्ग के बिलों को वापस लेने के सरकार के फैसले का अनुसरण है। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था उससे रिलेटेड है कि जो भी उच्च वैल्यू के नोट्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, उनको वापस लिया जाए। उसी के तहत उसको क्या हो रहा है, नोटों की वापसी कर रहे हैं। बाकी जो है 1.50 हैं वो प्रचलन में बने रहेंगे, वो सर्कुलेट होते रहेंगे इकोनॉमी, लेकिन 97.50 अगर आपसे पूछा जाए तो वो वापस लिए जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है, निकासी आंकड़े क्या है, मतलब कौन कितने रुपए टोटल हमारे गवर्नमेंट में मतलब हमारे मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो देखें क्या, कुल मूल्य में गिरावट जो है, प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य जो है 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपए से घटकर कितना हो गया है, 8897 करोड़। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमारा। फिर वापसी की पहल क्यों की गई है, तो 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों की वापसी घोषणा की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2000 के नोटों की वापसी की घोषणा पहली बार कब की गई थी, तो हमने घोषणा पहले ही करी थी, 19 मई 2023 को घोषणा की जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। बात करें अगर क्या है जमा और विनिमय अवधि, जो क्या है कितना जमा है, अवधि क्या है, तो प्रारंभ में सभी बैंक शाखाओं में 7 अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को जमा करने और या विनिमय की सुविधा प्रदान की गई थी। 7 अक्टूबर 2023 को उनको बोला था गया था कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों 2000 के नोट जमा कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, आरबीआई ने निर्गम कार्यालय ने क्या बोला है, 19 मई 2023 से 19 आरबीआई निर्गम कार्यालय ने विनिमय के लिए 2000 मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया सारी चीज़ें। यही चीज़ें बोला है कि 19 अक्टूबर से हो गया, 9 अक्टूबर कोई चीज़ें हुई हैं। फिर क्या है, इंडिया पोस्ट का भी सहयोग लिया है। कैसे, लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए इंडिया पोस्ट के माध्यम से किसी भी आरबीआई जारी कार्यालय को 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं। अगर आपके पास नोट वगैरह हैं तो आप इंडिया पोस्ट माध्यम से भी भेज सकते हो। देखिए जो पैसे बंद किए जा रहे हैं ना, वो इनवैलिड नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 2000 का नोट है वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड रहेगा, आप खरीद सकते हो सामान। लेकिन गवर्नमेंट क्या करी, वो चाह रही है कि अगर आपके पास है तो आप जाके बैंक में जमा कर दीजिए, बस इतना ही कहा गया है। देखिए क्या, 500 और 1000 रुपये के नोटों की वापसी के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब 2016 में नोटबंदी हुई थी और 500 1000 के नोट बंद हो गए, तो उसके बाद क्या है, हाँ अगर हम करेंसी वापस ले रहे हैं मार्केट से 500 1000 के नोट, तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगी। उसको बढ़ाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2000 के नोट छापे थे, 500 के भी नोट छापे थे, ठीक है, 500 के नोट छापे थे, 2000 नोट छापे थे। यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में 2000 रुपये के बैंक नोट प्रेस किए गए थे, ठीक है, 2016 में आए थे। अन्य मूल्य वर्ग की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होने के बाद 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद हो गई। फिर क्या हो गया, जैसे 2000 नोट लाए गए ताकि जो मनी सप्लाई है वो बैलेंस हो सके। जब मनी सप्लाई बैलेंस हो गई, कब हो गई, 2018-19 में जो मनी सप्लाई थी वो बैलेंस हो गई। मतलब अब जरूरत नहीं थी 2000 नोटों की। अगर 2000 के नोट आप वापस भी ले लेते हो, क्योंकि देखिए जब ये बंद हुए थे 500 और 1000 के नोट, तब हमने 500 के नोट इतने ज़्यादा नहीं छाप पाए थे। और भी हमारी करेंसी है 100 की, 50 की है, और भी नोट्स हमारे हैं वो नहीं छपे थे। तो क्या हमने किया, जल्दी से कवर करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप कोई 100 का नोट छापते हो, ठीक है, आपको 10,000 छापने हैं, 10,000 रुपये छापने या 1000 रुपये छापने, तो नंबर ऑफ करेंसी क्या ज़्यादा छापनी पड़ेगी, टाइम आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन तुरंत के तुरंत नोटबंदी अचानक से हो गई थी, तो उस टाइम क्या था, अगर हमको 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की धनराशि जो है वो नोट के फॉर्म में छापनी है, टाइम हमारे पास कम है, तो अगर हम 100 के नोट छापेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 50 के नोट छापेंगे तब भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या जल्दी जल्दी 2000 के नोट छाप दिए, 2000 के नोट छाप दिए। तो नोट क्या है, कम छापने पड़े, लेकिन हमारी जो करेंसी थी 1 करोड़ अगर रुपए हमें छापने थे वो छप गए। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो उसमें जल्दी जल्दी ऐसा कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने 500 के नोट छापे, 100 के नोट छापे, 50 के नोट छापे। जब लगा कि भाई हमें जितना करेंसी चाहिए था मार्केट में ऑलरेडी उतना अवेलेबल है, और अगर हम 2000 के नोट वापस भी उठा लें तभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्होंने 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई ऑलरेडी बंद कर दी। उसके बाद अब क्या कहा, उन्होंने बोला कि 97.50% जो रुपए हैं 2000 के नोट है वो हम वापस ले रहे हैं।
इसके बावजूद आरबीआई की पुष्टि के अनुसार 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हाल ही में आरबीआई ने नोट वापसी वाला 2000 के नोट वापसी वाला जो ऐलान किया है, क्या उसके बाद हमारे 2000 के नोट जो अनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, वैलिड बने रहेंगे, मार्केट में सर्कुलेट होते रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो नोट्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। देखिए अगर आप हमें डेली फॉलो करें तो आपको पता है जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं पिछले दिनों के करंट अफेयर से, वो डिस्कस करते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप आई होप आप डेली क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो आपने ड्रीम देखा है ना, यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो या कोई छोटे मोटे एग्जाम्स का हो, आपको वो पूरा करने के लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। देखिए मैं भी पढ़ रही हूँ और मैं भी एफर्ट्स लगा रही हूँ आपके लिए, अपने लिए पढ़ रही हूँ। तो क्या अगर आपने कोई सपना देखा है ना, आपने कोई ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको लगे कि भाई सपने अगर देख रहे हैं तो उनको पूरा कैसे करना है। तो क्या है, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। मतलब अगर आप कोई सपना देख रहे हो तो आप उसको पहले सपने को ध्यान से देखिए कि आपने इतना बड़ा सपना अगर चुना है तो आपको एफर्ट्स उसके लिए उतना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से बिल्कुल याद दिमाग में रखिएगा इस बात को कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा, अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि भाई 4-5 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकल जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने जितना बड़ा सपना देखा उसको आपके लिए ना, आपको एफर्ट्स उसके लिए उतने ही डालने पड़ेंगे। तो आपने अगर सपना देखा तो उसको ध्यान से देखिए कि आपने सपना क्या देखा है। आपने यूपीएससी देखा, यूपीपीसीएस देखा, आरओ बैंक, रेलवे सेक्शन देखा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एफर्ट्स डालिए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आज की। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है? ये इस साल दूसरे व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट जो है कर्पूरी ठाकुर करके हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले और उनकी डेथ हो चुकी है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो डेथ के बाद उनको भारत रत्न देने का क्या किया गया, घोषणा की गई। उसके अलावा अभी दूसरे व्यक्ति भी अनाउंस किए गए हैं, उसके बारे में पूछा है कि किसे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। देखिए अगर उसमें कर्पूरी ठाकुर होता तो उनको मार्क करते हैं हम, लेकिन उनको नहीं रखा गया, तो दूसरे व्यक्ति कौन है हमें पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर लाल कृष्ण अडवाणी सी के लाल कृष्ण अडवाणी जो हमारे हैं उनको भारत रत्न देने का घोषणा की गई है। देखिए लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना था, राष्ट्रपति बनने का सपना था, वो पूरा नहीं हुआ इनका, तो अब इनको क्या किए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दे करके क्या बना रहे हैं, उनको भारत रत्न दे रहे हैं। तो भारत रत्न देने की इनको घोषणा की गई। अगर बात करें कितने लोगों को एक साल देते हैं, तो एक साल में मैक्सिमम आप 3 लोगों को भारत रत्न दे सकते हो। 2 की घोषणा ऑलरेडी की जा चुकी है, न्यूज़ में आप ध्यान रखिएगा। तीसरे व्यक्ति भी अनाउंस किए जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हर साल 3 व्यक्तियों को आप दे सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे देश की भलाई हुई हो, देश में कुछ अच्छी प्रोग्रेस हुई हो, देश के लोगों के भला हुआ हो, तो इसमें हम उनको भारत रत्न देते हैं। तो थोड़ा सा जो लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं उनको लेकर मुद्दा चल रहा है कि देश की भलाई के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है। एक तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें अपने आप में एक चर्चा का या मुद्दा बनी हुई हैं, बहुत बहस हो रही है, एक बार देखिएगा इसको। लेकिन हमें नाम याद रखना है कि हमारे पहले कर्पूरी ठाकुर हैं, दूसरे हमारे हैं लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, बात करें तो 1954 से हमारा स्टार्ट किया था क्या, भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से की गई थी। पहली बार 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। नाम याद रखें, हम पहली बार किनको दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, दूसरे राष्ट्रपति भी थे। पहले राष्ट्रपति कौन से, राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे। ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति हमारे कौन रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। सेकंड किनको मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनको मिला था सेकंड। क्या है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है इनसे। थर्ड है सीवी रमन है जो वैज्ञानिक है, उनको मिला था। इसके बाद हम देखें अगर क्या है, आखिरी बार 2019 में दिया गया था, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत रत्न किसको किसको दिया जा रहा है, क्योंकि 2019 के बाद अब दिया जा रहा है। तो क्या 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन को, प्रणब मुखर्जी हैं, नानाजी देशमुख हैं और भूपेंद्र हजारिका। इन 3 लोगों को 2019 में दिया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगर बात करें एक साल कितने लोगों को देते हैं, 3 लोगों को दिया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं भारत में जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था, मतलब खुद ही प्रधानमंत्री थे और उन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था कि भाई मैंने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया देश की भलाई में, तो मैं अपने आप को नॉमिनेट करता हूँ भारत रत्न देने के लिए। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बात करें अगर पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो 1971
1971 में इंदिरा गांधी ऐसी भारतीय महिला पहली हैं जिनको ये मिला था। नेक्स्ट क्या, एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, सचिन। सचिन जो है सबसे युवा है, सचिन तेंदुलकर जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के सबसे युवा हैं अभी तक, इतने युवा किसी व्यक्ति को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो सचिन है, सचिन तेंदुलकर है। बात करें विदेशी नागरिकों की, तो विदेशी नागरिक जो पहले हैं जिन्हें मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, 1987 में इनको दिया गया था, ठीक है। फिर देखें हम साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला हैं, उनको भी दिया गया था ये, तो आप इनको याद रखिए कि 2 विदेशी व्यक्ति हैं, महिला ये हैं, क्रिकेटर एक जो मात्र हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के राज्यपाल है? पहली बात तो इन्होंने राज्यपाल से पद से इस्तीफा दे दिया। लोग पूछ रहे भाई आपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पर्सनल रीजन से, मतलब पर्सनल चॉइस है, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैंने अपने आप मन से मर्जी से पद से इस्तीफा दिया है, तो इसलिए भी चर्चा में बने हुए। लेकिन वरना ऐसा कौन आता है कि मतलब पद से इस्तीफा दे दिया है या पद से हटाए गए, तो चर्चा में नहीं रहता। लेकिन इन पर ये मतलब एक जगह क्वेश्चन उठ रहा है कि इन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, कोई दबाव वगैरह है, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। नाम देखते हैं, तो आपसे पूछा था कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये पंजाब से हैं। पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके बारे में देखें अगर क्या चीजें हैं। पंजाब के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित हैं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, निजी कारणों का हवाला दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर पूछा रीजन क्या था, तो निजी कारणों से दिया है। बनवारी लाल पुरोहित 2021 से पंजाब के 36वें राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। 36 में 2021 से कार्यकाल था इनका, स्टार्ट किया था इन्होंने, 36 में थे, ठीक है। अभी कार्यकाल बचा हुआ था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। मध्य भारत के पुराने अंग्रेजी अखबार द हितवाद, देखिए ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, द हितवाद मैगजीन के एडिटर रह चुके हैं। आपसे आप पूछा द हितवाद के एडिटर कौन रह चुके हैं, तो ये जो पंजाब के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये रह चुके हैं। देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये पढ़ाया था मैंने आपको, आईएनएस संध्यायक को कहाँ से कमीशन किया है, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन हमारे हैं मुंबई है, विशाखापट्टनम है, मंगलुरु है, कोच्चि है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से जो हमारा आईएनएस संध्यायक है वहाँ से स्टार्ट किया गया है, वहाँ से कमीशन किया गया है इसे। इसके बारे में चीज़ें और देखते हैं हम क्या है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समुद्र निगरानी बढ़ाने के भारतीय नौसेना सर्वे बेशल आईएनएस संध्यायक का मिशन हुआ है, मतलब ये समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए, चौकन्ना थोड़ा करने के लिए, लोगों को वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्टार्ट का मिशन किया है। हम इसकी बात करें तो क्या है, रेंज इसकी 11,000 किलोमीटर की है। बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक की निगरानी करेगा। जहाज में बोरफोर्स गन लगी हुई है, बोरफोर्स गन भी लगी हुई इसमें। क्या है, चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनाती किया जा सकता है, मतलब इतना चेतक जो हमारा हेलीकॉप्टर है इसमें यहाँ पे लैंड कर सकता है, यहाँ पे इसमें उतर कर सकता है और उतर सकता है और वहाँ पे तैनाती भी कर सकता है। पुराना वर्जन अगर बात करें 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा है। 4 जून 2021 को रिटायर किया गया। अगर बात करेंगे इसका पुराना वर्जन कौन सा था, कब से कब तक काम कर रहा था, 1981 में स्टार्ट किया, 2021 तक ये काम कर रहा था और इसको अभी रिटायर किया गया है 4 जून 2021 को। उसके बाद नया वर्जन बनाया गया और इसे तैनात कर दिया गया है। इस सब का मुख्य काम जो है सर्वे करना है, नेविगेशन को बेहतर बनाना है। अगर पूछता है कि जो हमारा ये नया मतलब आईएनएस संध्यायक है, अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्य काम क्या है, तो सर्वे करना है, नेविगेशन को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट पूछे अगर तो ये समुद्र की गहराई में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करके कई जानकारियां भी देगा आपको। इसमें और भी लिखा है, गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा और समुद्र में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक कर पाएगा। अगर समुद्र में कोई जहाज आ रहा है तो ये आपको पहले ही बता देगा कि कोई जहाज आ रहा है, अंदर हो या ऊपर हो, ठीक है। संधायक में सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम भी है, जीपीएस भी लगाया गया है इसमें, ताकि पता किया जा सके कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी तरफ कौन सा जहाज वगैरह आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, बोला है हाल ही में यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। यूपीआई जो हमारा है, यूनिफाइड पेमेंट जो हमारा इंडिया का है, वो शुरू किया है किसी यूरोपीय देश ने, तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, बेल्जियम है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, फ्रांस। फ्रांस के आईफिल टावर के पास एक मीटिंग हुई है, वहाँ पे समिट हुई, वहाँ से स्टार्ट किया गया है इसे। तो आप चाहें तो
आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू आप आईफिल टावर की टिकट बुक कर सकते हो। वहाँ पे कोई स्टोर है, मल्टीपर्पज स्टोर है, वहाँ से कुछ आपको सामान खरीदना तो आप वहाँ पे भी यूपीआई कर सकते हो। मतलब कि इतनी सुविधा दे दी गई है। जो पहले होता था ना कि पैसे चेंज कराए, करेंसी चेंज कराई, चीज़ें बहुत हैक्टिक होती थी। अब क्या किया कि आपको वहाँ जाना है, यहीं से टिकट बुक कर लीजिए और फिर वहाँ चले आइए, बिल्कुल मतलब आराम से। जिनका सपना है आईफिल टावर घूमने का, फ्रांस घूमने का, पेरिस घूमने का, तो थोड़ी सी आपके लिए आसानी कर दी गई है, ठीक है। आप जा सकते हैं, पर लेकिन पढ़ तो लीजिए, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, पैसे कमाइए, फिर जाने को मिलेगा ना। अभी से घूमना शुरू कर देंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल घूम नहीं पाएंगे, फिर तो काम करेंगे कहीं छोटी मोटी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? ये ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया हमारा। ये हमारी लोकेशन है। अगर बात करें कैपिटल क्या है, फ्रांस पेरिस है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है आरडी एमेनुअल मैक्रोन, और मिडिल पीएम कौन है? गैब्रियल अटल है। ये चर्चा में बना हुआ है तो क्यों? आप बताएंगे कमेंट करके। चर्चा में जो गैब्रियल अटल हैं ये समलैंगिक हैं, पहले पीएम समलैंगिक हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, ठीक है, इसलिए अपने आप में चर्चा में बने हुए थे ये। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। लोकेशन देखे तो ये हमारी लोकेशन हो गई इसकी, फ्रांस की, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, बे ऑफ बिस्के है, नॉर्थ सी है यहाँ पे, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है। तो आप इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाया था सूरजकुंड मेले के बारे में। मेला जरूर घूमने जाइएगा, बताया था ना मैंने आपको, बहुत अच्छा मेला लगता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको देखने को मिलती हैं। उसके बारे में पूछा है कि सूरजकुंड में जो शिल्प मेला है आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देखिए हर साल होता है। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो डूब मना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में, क्योंकि बहुत आसान है ये। मैंने कल पढ़ाया था आपको, और हर साल मेला लग रहा है। आप दिल्ली में रह रहे हो ना, दिल्ली के कहीं भी किस क्षेत्र में रह रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हमारा पहला है पंचकुला में है, हिसार में है, कुरुक्षेत्र में है, फरीदाबाद में। तो कहाँ पे लगता है? ये होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में हर साल होता है, हर साल थीम अलग अलग होती है। थीम रखते हैं हमारे क्या, स्टेट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। हर बार अलग अलग स्टेट की थीम रखते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, कौन इसका उद्घाटन करता है, चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। सॉरी, हमारा देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह वार्षिक मेला है, हरियाणा पर्यटन की ओर से आयोजित किया गया है। तो आई थिंक 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये जाएगा आपका। और इस बार थीम स्टेट जो हमारा है गुजरात है। आपसे पूछेगा थीम स्टेट कौन सा, गुजरात है। तो गुजरात का रहन सहन खान पान वो यहाँ पे थीम रखा गया है। देखिए 37वां है गुजरात राज्य थीम है इसका। हाथ से बने हुए गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े, कलाकृति समेत कई चीज़ें उपलब्ध होंगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत की, जो हर साल फरवरी माह में लगता है। फरवरी माह में हर साल इसको लगाते हैं और हर साल अलग अलग थीम होती है। जो हमारा पिछले साल हुआ था 36 नंबर का, उसमें आठ स्टेट्स थी, उनको थीम के रूप में रखा गया था। वो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थी। मैंने आपको सारा कल पढ़ाया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो जो 8 स्टेट्स वगैरह हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ देख लेते हैं, और भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। क्या लिखा है, हरियाणा फरीदाबाद में होता है। अगर बात करें सूरज, जो ये जो है तेज के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है कि अगर आपसे क्वेश्चन मतलब सूरजकुंड मेले की जगह अगर आपसे सरस मेला पूछे, सरस मेला कहाँ लगता है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेले से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सरस मेला लगता है जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में, माघी मेला लगता है पंजाब में, झींगा मेला पंजाब में, सरस आजीविका मेला जो है तेज का लगा था गुरुग्राम हरियाणा में लगा था, लक्की मेला लगता है राजस्थान सीकर में, गोल मेला लगता है जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में। आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर बताया था ना, ये जम्मू कश्मीर वाला है, उड़ीसा वाला नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें से सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपकी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। और हमने एक एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। 6 to 12 आपको सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो या आपको लग रहा है कि हमें रिविजन करना चाहिए, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज हमारा ये जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी आर टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। आपको 75 में 60 टेस्ट अवेलेबल है, और हमारे 51 रुपीज़ में ओनली 30 टेस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें आर की, तो एक बार हमारे साइट पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।